हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है इस क्लासेस में। और ये क्लासेस हमारी जो रेनन मार्टिन की ये वाली जो किताब आपको जो दिखाई दे रही है, इस किताब की हम समरी पढ़ रहे हैं और ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो इससे पहले मैंने तीन चैप्टर मतलब तीन वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें मैंने जो स्टार्टिंग मतलब इस किताब के अंदर जैसे जैसे चैप्टर्स बताए गए हैं उसी तरीके से मैं पहले चैप्टर जो रहेगा वो पहले वीडियो, उसी सीरीज़ में ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो अगर आपने इनसे पहले वाले चैप्टर को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वाले चैप्टर को देख लो, क्योंकि बिल्कुल फाउंडेशन आपका जो मतलब अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है इंग्लिश के बारे में और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी बैंकिंग या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम है या फिर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो ये जो किताब है इस किताब को रेफरेंस मानकर, पता नहीं कितनी किताबें मतलब पब्लिश होती हैं, इसको रेफरेंस मान के की जाती है। तो यही किताब है मतलब कि जिस पर जो ग्रामर जो टीचर्स किताबें लिख रहे हैं तो इसको रेफरेंस मानते हैं, मतलब जो इसमें लिखा गया है मतलब कि कह सकते हो वो बिल्कुल सही है। तो हम इसी ही बुक से कर रहे हैं और मतलब ये नाम से चलती है ये जो किताब है। इसको मतलब कुछ तो ऐसे बच्चे हैं मतलब जिनको ये नहीं पता कि इस किताब का नाम क्या है। खाली रेनन मार्टिन तो मतलब खाली राइटर के नाम से ये किताब जो है ये चलती है। रेनन मार्टिन हम पढ़ रहे हैं तो इस किताब का नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, मतलब कि ये इस बुक का नाम है। ओके, लेकिन राइटर कौन है? रेनन मार्टिन। तो इन्हीं के नाम से ये जो किताब है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो आप इसमें देखो यहाँ पर कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और जिसमें हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो बहुत सारे चैप्टर, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, तो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन राइटर ने इसमें क्या किया गया, इसको बिल्कुल इस सीरीज में लगाया है ना इसको, मतलब कि आपका फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल का हो जाएगा। तो चलिए फिर इस क्लास को करते हैं शुरुआत। अब आप इसमें देखो यहाँ पर, अब आप इसमें देखोगे तो मैंने कितने चैप्टर इसमें पढ़ा दिए हैं। जैसे मैं सेंटेंस का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बता दिया है। तीसरे में हमने किया है द फ्रेज एंड क्लोज के बारे में भी, जो लास्ट चैप्टर था हमारा। और ये हमारा फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ वीडियो है ये हमारा, पार्ट 4 चैप्टर नंबर 4। मैं इसी सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, मतलब कि जो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने पढ़ लिया, फ्रेज क्लोज के बारे में पढ़ लिया है। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे, जैसे हम पूरा कवर करेंगे, जैसे नाउन को, प्रोनाउन को, मतलब एक आउटलाइन में आपको दे दूंगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। आगे हम इनके चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप आगे देखो कि फिफ्थ चैप्टर जैसे नाउन की फिर कई वीडियो मतलब इसमें बनेंगी, मतलब कई चैप्टर्स में इसको दिया है। पहले इंट्रोडक्शन किया है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, सिर्फ एक सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज इसमें दी गई है। फिर उसके बाद हर चैप्टर को, जैसे नाउन का चैप्टर है तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसी अकॉर्डिंग इसको फिर सीक्वेंस में लगाया गया है। जैसे नाउन है तो फिर नाउन को हम कई पार्ट में कवर करेंगे, जैसे काइंड्स एक हम वीडियो में कवर करेंगे, फिर जेंडर, फिर नंबर, फिर केस। उसके बाद अलग चैप्टर जैसे कि एडजेक्टिव है, फिर एडजेक्टिव का कंपैरिजन पढ़ेंगे, मतलब कि फिर उसको मतलब उस चैप्टर में कोई भी चीज़ रह ना जाए, इस तरीके से उसको फिर डिज़ाइन किया है ये वाली किताब को। तो आपको समझ में आया? तीन वीडियो मैंने पढ़ा दी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्टार्टिंग से ही देखो, सेंटेंस टॉपिक देखो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट देख लो, क्लोज फ्रेज, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ चैप्टर, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आप इसको देखोगे चैप्टर नंबर 4 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारी 8 होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस को देखी है तो देखो, जब भी मैं कोई नया चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, मतलब जैसे मैं चैप्टर नंबर 4 करा रहा हूँ, तो मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नंबर 3, चैप्टर 3, 2 और 1 आपने देख लिया है। क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ोगे, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको मदद करेगी नई चीज़ों को सीखने में। क्योंकि होता है ना कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हो, नया ज्ञान अर्जित करने जा रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आपको मदद करती हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस बता दिया, पार्ट्स बताया। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस होता है शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जो वर्ड्स उस सेंटेंस के अंदर है वो क्या हो सकते हैं, अब वही चीज़ इसमें बताई गई है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। अब देखो, वर्ड्स को मिला के बन गया सेंटेंस। अब सेंटेंस कितनी तरह के हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जैसे डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंसेस है। ओके, हाँ। तो जो वर्ड्स हैं, मतलब जो शब्दों को मिला के हम सेंटेंस बना रहे हैं, जो एक एक वर्ड है वो क्या हो सकता है। देखो, हम बोल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ या फिर जो आप बोलते हो उसके अगर हम पार्ट करें, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सेंटेंस है।
जिसका कुछ सेंस निकल रहा है। तो अब उसके यूज़ के अकॉर्डिंग उसको वो होते हैं हमारे 8। और जो हर वर्ड है उसका सेंटेंस में अलग काम है। पहली चीज़ तो पहला क्वेश्चन ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी है, तो आपका आंसर होगा 8। कितनी होती है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। मतलब आप ये कह दो कि आधे जो किताब है, जो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, इन्हीं में घूमती रही किताब। मतलब जैसे नाउन है, नाउन की जो कई पार्ट में उसको चैप्टर वाइज किया गया है। जैसे सबसे पहले आप नाउन के चैप्टर देखोगे कि नाउन के काइंड्स है, उसके नंबर, इस तरीके से। फिर एडजेक्टिव टॉपिक को कई पार्ट्स में कवर किया है। फिर प्रोनाउन। तो आपने क्या समझा? पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच बेसिकली आप उसको सेंटेंस कहो। स्पीच मतलब एक सेंटेंस ही है। सेंटेंस के जो पार्ट हैं वो क्या हो सकते हैं? जो पार्ट है वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव वो वर्ब हो सकता है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अगर आपको नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है तो उसका आंसर है 8 होती है। अब वो कौन कौन से हैं? एक दो बार उसको मेरे साथ बोलो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारी 8 होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको आप एक दो बार लिखोगे, बोलोगे तो याद हो जाएगी। क्योंकि हम नाउन पढ़ने लगते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इस पूरे चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो हम करेंगे आगे बहुत सारे चैप्टर्स में, लेकिन इसमें एक आउटलाइन आपको मिल जाएगी कि अच्छा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और इन्हीं पर ही बेस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे ये सेंटेंस दिया है, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। आपसे पूछे बताओ किंग जो है यहाँ पर ये वर्ड है, इस पूरे सेंटेंस में ये स्पीच है। किसी ने वो बोला अकबर वाज अ ग्रेट किंग, जैसे मैं ही बोला अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो एक स्पीच मतलब एक सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है इसमें पूछा कि ये किंग जो है, ये वाला जो वर्ड है ये क्या है, इसका नाम बताओ। अब हम तो इसको वर्ड बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, जो वर्ड है उसको भी हम डिफरेंट काइंड्स में कह सकते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो अब इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये किंग भी एक वर्ड है, ग्रेट एक वर्ड है, नहीं, इसका भी नाम है। किंग यहाँ पर जो अकबर है यहाँ पर ये नाउन है। तो हम मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे ध्यान से समझो कि जो नाउन होता क्या है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अभी हम अगले चैप्टर में भी नाउन ही पढ़ेंगे, बिल्कुल उसका मतलब मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउन है क्या, तो नाउन मतलब होता है नाम। तो एक सेंटेंस के अंदर आप पढ़ के आपको पता चल जाएगा ये किसी का नाम है, तो वो नाउन हो गया। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो कौन है अकबर, ये क्या है, राजा। तो आप देखो कि किसी सेंटेंस के अंदर कितने नाम आपको मिल रहे हैं। नाम तो पहचान ही लोगे ना, आपको पता है। जैसे कि आपके चारों तरफ कुछ भी चीज़ है उसका नाम होगा। भाई बॉटल है, चेयर है, फैन है। कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, तो आपको पता होता है ना हर एक चीज़ का नाम है। तो आप सेंटेंस में देखो कि आपको नाम कितने दिखाई दे रहे हैं। आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि भाई इसमें जो नाम होता है वो नाउन है। जैसे कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम, ठीक है, जैसे बॉय है, गर्ल है, सिटी का नाम है, आप कहाँ रहते हो, आप कहोगे हम दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली भी क्या है, नाउन है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ए नाउन इज अ वर्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है, मतलब नाम। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में 2 नाम है, अकबर और किंग। अब जैसे आपसे पूछिए ये वाज यहाँ पर क्या है, तो धीरे धीरे इसको भी पढ़ेंगे। मतलब सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड जो होगा वो इन चारों में से, इन 8 में से ही होगा वो। अब जैसे इसमें लिखा है कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, तो देखो जो कोलकाता है वो नाम है, कोलकाता इज द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नाम है, नदी के नाम है। तो किसी पर्सन के नाम, प्लेस के नाम, थिंग के नाम, वो सब नाउन के अंदर है। जैसे इसमें द रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज, इसमें सन, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो करेज और ऑनर। देखो जब मैं इसको नाउन चैप्टर को आपको बताऊंगा तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ इसमें मैंने आपको आउटलाइन क्या दी कि सेंटेंस के अंदर नाम को पहचान लो, वो नाउन है। अब जैसे इसके अलावा द वर्ड थिंग, अब इसमें जो आपने समझा ये पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, ये थिंग क्या है, इस थिंग के अंदर क्या होगा, इसमें दिया है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी। ध्यान से समझो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं,
जिसको टेस्ट कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब के सब नाउन होता है। ये जो थिंग लिखा है ना वो ये है। और दूसरा समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसके बारे में हम खाली सोच सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, जैसे करेज है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं काइंड्स में आपको अच्छे से बताऊंगा। सब इतना समझ लो, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, लेकिन ये थिंग है, थिंग में क्या आएगा, जिसको हम देख सकते हैं, जो भी चीज़ दिख रही है, महसूस हो रही है, टच कर पा रहे हैं, जिसको खा सकते हैं, जिसको स्मेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा समथिंग दैट वी कैन थिंक, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसका साहस, करेज, बट कांट परसीव बाय द सेंसेस। सेंसेस मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे उसको महसूस, खाली हम सोच सकते हैं उसके बारे में, तो भी वो क्या है, वो नाउन है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बेसिक चीज़ें ये बताई। अगले चैप्टर में फिर से हम शुरुआत से इसको पढ़ने वाले हैं, इसके काइंड्स को समझेंगे। जैसे मैं उसमें प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, वो सब हम समझेंगे। लेकिन आपने क्या समझा, इन 8 में से जो नाउन है हमारा, वो नाम होता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एडजेक्टिव को समझाया गया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। अब ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव होता है वो किसके लिए है, किसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, किसके लिए कुछ ना कुछ ऐड समथिंग, मतलब कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग, मतलब वो जोड़ता है कुछ ना कुछ उसमें। किसमें? नाउन में। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय तो देखो आप सेंटेंस में आपने पहचान लिया कि इसमें अगर आपसे पूछो ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो उसमें कितने नाउन है, आप कहोगे एक है बस, बॉय। अब इस बॉय से पहले लगा ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा, तो जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है। ध्यान रखना कि जो नाउन है, नाउन से पहले, नाउन से पहले क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। मतलब आपको अगर पहचानना है ना, तो नाउन से पहले मिलेगा, और उससे पहले अगर आपको मिलता है ए, एन, और आपको दी मिलता है, तो ये होते हैं हमारे आर्टिकल। तो आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। जैसे कि हमने कहा देयर आर 20 बॉय इन दिस क्लास, तो इसमें ध्यान से समझो, बॉय है और ये क्लास, ये तो है नाउन, लेकिन इससे पहले लगा है इसमें दिस और 20 बॉयज़, तो बॉयज़ के बारे में क्या बताया 20, और क्लास दिस क्लास। तो एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल, कुछ किस में जोड़ते हैं, नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं वो। डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको वीडियोस में पढ़ेंगे आगे, जब चैप्टर आएगा एडजेक्टिव का, उसको कई पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ एक आउटलाइन समझ लो कि भाई नाउन जो होता है वो नाम होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन में कुछ ना कुछ जोड़ देता है कि भाई ये जो लड़का है ये ब्रेव है, ब्रेव बॉय, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, 20 बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं 20, तो विशेषता बताई। बात समझ में आ रही? आगे समझो, प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन होता है, अब देखो नाम है, नाम तो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो यहाँ पर जो ही है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। तो रिपीटिशन को बचाने के लिए, अब बार बार तो मैं जॉन का नाम नहीं लिखूंगा ना, तो जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो यहाँ पर जो ही है वो जॉन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई, ही, शी, इट, दे, ये सब। जैसे कि बुक्स है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो ये जो देम लगा है ना, ये बुक्स के लिए लगा है। जैसे आप, जैसे ही है, जैसे शी है, जैसे यू है, ये सब प्रोनाउन है। तो चैप्टर जब आएगा तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो नाउन होता है उसका बार बार रिपीटेशन नहीं करना होता। जैसे कि मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी के अंदर 10 पर्सन है, तो पहली बार तो मैं आपको सबके नाम बता दूंगा कि भाई ये जॉन है, ये पंकज है, ये सूरज है, तो मैंने नाम बताया। लेकिन हर बार जब मैं बार बार नाम लूंगा ना, तो वो स्टोरी अच्छी लगेगी नहीं, तो उसके लिए उन सबको मैं दे बोल सकता हूँ कि दे। तो जो प्रोनाउन होता है वो बेसिकली नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल होता है, नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखो यहाँ पर इसमें वर्ब क्या है। अब वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। तो वर्ब मतलब होता है एक्शन, कि वर्ब इज अ, मतलब आपको क्या बेसिकली, आप ना डेफिनेशन से समझोगे क्या, आपको क्या पूछेगा, एक सेंटेंस दिया है, उसमें किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, आपको बस पहचानना है कि ये है क्या।
तो जो मैं आपको जो स्टोरीज बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप उसमें देखो, अगर वो वर्ड किसी का नाम है तो नाउन है, अगर वो नाउन के प्लेस पर आया है, ही है, शी है, इट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन आपको जो वो शब्द है वो नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, नाउन के बारे में बता रहा है, ब्लैक है या फिर 20 है या फिर कोई नंबर बता रहा है, कोई विशेषता बता रहा है। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट नाउन के लिए लगा है, वो एडजेक्टिव होगा। वर्ब क्या है, तो आप सेंटेंस में देखो कि उसमें कुछ करने का भाव आ रहा है, एक्शन वर्ड, जैसे कि अ वर्ब इज वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई काम करना, जैसे सुबह से शाम तक हम कुछ भी कर रहे हैं, आप अभी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो सब क्या है, हमारे वर्ब है। इसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि द गर्ल रॉट अ लेटर हर कज़न, तो उस लड़की ने पत्र लिखा, किसको, कज़न को पत्र लिखा। तो यहाँ पर जो रॉट शब्द है ये यहाँ पर वर्ब है। अब जब वर्ब चैप्टर आएगा तो मैं आपको वहाँ पर अच्छे से सिखाऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो वहाँ पर सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है। जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है, तो फिर हम उसके लिए फिर हम टेंसेस भी पढ़ेंगे, टेंसेस में आपको फिर आपको वर्ब की मदद लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जैसे कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो इसमें इज़ क्या है, ये इसमें वर्ब है। आप कहोगे सर आपने तो कहा जो एक्शन वर्ड है वही होते हैं हमारे वर्ब, नहीं, एक्शन वर्ड तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपने सुना है ना कि क्रिया किसे बोलते हैं, किसी काम के करने को या होने को। बेसिकली जो स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बिग सिटी है, किसी के होने को बताता है, कोलकाता है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो एम क्या है, वर्ब है। तो या तो देख लो कि इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब लग गई, जैसे आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, तो आयरन और कॉपर है वो यूजफुल मेटल हैं, तो किसी काम के करने को या होने को बताता है। तो करना मतलब कुछ भी जैसे हो रहा है, आप चल रहे हो वॉक, आपने कुछ लिखा रॉट, आप दौड़ रहे हो रन, तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है जिसमें कुछ क्रिया हो रही है, लेकिन किसी में क्रिया नहीं हो रही, लेकिन वो किसी के होने को बता रहा है, आई एम, कोलकाता इज, तो वो सब क्या है, हमारे वर्ब। अब इसको पढ़ाऊंगा ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कितनी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इन्फिनेटिव, जेरेंट्स, तो वर्ब का चैप्टर तो काफ़ी अच्छा है, और इसकी मदद से ही हम बहुत सारे चैप्टर्स को करेंगे, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, या फिर क्वेश्चन टैग हो गया, तो वर्ब की मदद लगती है उसमें। अब यहाँ ध्यान से समझो, इसको समझो, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब होता है एड वर्ब, वर्ब में कुछ कर देना, मतलब कि उसमें कुछ जोड़ देना। एडवर्ब इज वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। अब ये डेफिनेशन अधूरी है कि केवल जो एडवर्ब होता है वो केवल वर्ब के लिए होता है, नहीं, वो एडजेक्टिव के लिए भी होता है, वो किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते। देखो ये धीरे धीरे करके सीखोगे, यहाँ तो केवल मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ, आप खाली इसमें ध्यान रखो कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितनी होती हैं, वो हमारी 8 होती हैं, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अब इसमें समझो, देखो यहाँ पर ही वर्कड द सम क्विकली, अगर देखो यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि ही यहाँ पर क्या, आप कहोगे ये तो सर प्रोनाउन है। वर्कड यहाँ पे ये क्या है, आप कहोगे ये वर्ब है। द सम, अब इसमें देखो यहाँ लिखा है क्विकली, ही वर्क द सम क्विकली। अब जो क्विकली शब्द है, उसने जो काम किया है, जो जोड़ किया है उसने, वो तेज किया है। क्विकली इसमें क्या है, एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो देखो यहाँ पर समझो, जो ब्यूटीफुल है वो तो एक एडजेक्टिव है। कैसे कि ब्यूटीफुल किसके लिए है, फ्लावर के लिए, यहाँ पर लिखा है ना ये ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल के लिए क्या है, वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेरी शब्द है वो यहाँ पर एडवर्ब है, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि एडवर्ब केवल क्या वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, नहीं, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, इसने जो शब्द है वो, अब जो इसमें क्वाइट करेक्टली तो ठीक है कि द शी वर्कड द वर्ड करेक्टली, तो करेक्टली तो ठीक है इसमें ये, लेकिन इसमें क्वाइट शब्द लगा है, तो इसमें क्वाइट क्या है, एडवर्ब है। तो बात समझ में आ रही है, पहले वाले में वर्ब को, सेकंड वाले में एडजेक्टिव को, तीसरे वाले में यहाँ पर जो करेक्टली है वो भी एडवर्ब है, लेकिन इसमें जो क्वाइट शब्द है वो वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो जब चैप्टर आएगा, देखो कुछ चैप्टर तो आसान है, जैसे नाउन का चैप्टर हो गया, एडजेक्टिव होगा, आप इजीली पहचान सकते हो। लेकिन इसमें जैसे कि एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी इजी है, तो इसमें जैसे एडवर्ब लिखा है ना, तो एडवर्ब को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन ट्रिकी है, तो आप उसको सीख जाओगे। अब ध्यान से समझो इसको, इसमें लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, अब ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
कुछ चैप्टर्स तो बड़े आसान है समझने, कुछ थोड़ा ट्रिकी है। जैसे कि इसमें समझो प्रेपोजिशन काम क्या करते हैं। प्रेपोजिशन ना रिलेशन बताते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन थिंग डिनोट्स बाय द पर्सन प्रोनाउन स्टैंड्स इन अ रिलेशन टू समथिंग एल्स। कैसे, इसमें समझो, मतलब सिंपली इसको ऐसा समझो कि जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशन बताते हैं, किसी एक का दूसरे से रिलेशन बताएंगे, वो भी उनकी पोजीशन को देखते हुए। प्रेपोजिशन जैसे कि देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो काउ और गार्डन में रिलेशन बताया, आपको स्थिति पता चली, उसकी पोजीशन पता चली इन से। कोई चीज़ अंदर है, कोई चीज़ बाहर है। जैसे कि द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ऑफ इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, तो इसमें अंडर क्या है, मतलब पोजीशन बता दी। तो वो इसमें इन, ऑफ, अंडर, तो वहाँ पर देखो जब चैप्टर आएगा तो उसको मैं इजीली आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे टू प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन होती है। एक्टिव पैसिव में हम बाय यूज़ करते हैं। जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं पैसिव बनाने में। तो आपको मैं बताऊंगा कि बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन, जैसे विद एक प्रेपोजिशन है, टू एक प्रेपोजिशन है, इन एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, एक आउटलाइन मिल गई आपको, प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं और पहचानोगे कैसे, कितने होते हैं। मैंने कि देखो बहुत सारे होते हैं ये वाले तो, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसको सीखेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या है, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना। जैसे कि राम एंड हरी, एंड इसने जोड़ दिया। टू एंड टू मेक फोर, तो एंड इसमें क्या है, कंजंक्शन है। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, तो जो कंजंक्शन होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको जब फ्रेज और क्लोज बताया था, फ्रेज चैप्टर जब हमने पढ़ा था लास्ट, तो उसमें मैंने आपको क्लोज बताया था। तो मैंने बताया था कि एक सेंटेंस और वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के क्लोज बनता है। तो एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें छोटे छोटे से पार्ट दे रखे हैं, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, वो कंजंक्शन करता है। जैसे एंड हो गया, जैसे बट हो गया, जैसे और है। बात समझ में आ रही है। तो सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का काम क्या है, जोड़ना। किसको जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना। वो वर्ड्स नाउन हो सकते हैं, जैसे कि राम एंड हरी, उन दोनों नाम को जोड़ दिया एंड ने। ठीक है, अब इसमें इस वाले में देखो, आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। अब यहाँ पे मिस द ट्रेन, बट मिस, मैं तेज दौड़ा लेकिन मैं मिस कर दी। तो एक ये क्लोज हो गया, एक ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे समझो, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो मतलब ये क्लोज है। इसमें द ट्रेन सब्जेक्ट है, मिस्ड वर्ब है, तो ये भी क्लोज है। इन दोनों क्लोज को जोड़ दिया बट ने। ठीक है, अब आप मुझे इसमें ये भी, अब हाँ ठीक है, अभी मैं वो चीज़ आपको नहीं बताई, जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो धीरे धीरे करके हम समझेंगे। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को बता, जैसे हुर्रा, एलास, ये सब क्या है हमारे इंटरेक्शन। कि हम जैसे वो किसको बताते हैं, एक्सप्रेशन को बताते हैं वो। जैसे आप इसको इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि इसमें इंटरजेक्शन, ये जो साइन लग रहा है ना ये वाला, इसमें ये एक्सक्लेमेशन साइन इसमें लगता है। हुर्रा, एलास, वी वॉन द मैच, वी वॉन द गेम, शी इज डेड, मतलब उसमें फीलिंग्स को बताएगा, सडन फीलिंग्स आपको पता चल जाएगा। अच्छा आप मैच जीत गए, हुर्रा, तो ये सब इंटरजेक्शन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो हमने अभी तक क्या सीख लिया। हमने सीखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे होते हैं। हर किसी का अलग काम है, हर चैप्टर का हम अलग अलग पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, लेकिन छोटा सा आउटलाइन दे दूं। नाउन क्या है, नाम। प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव क्या है, नाउन के लिए कुछ विशेषता बताएंगे। वर्ब क्या है, या तो कोई एक्शन वर्ड होगा या फिर किसी काम के होने को बताएगा। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो होता है वो जोड़ देता है, मतलब कुछ ना कुछ उसको डिस्क्राइब करता है। वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कोई दूसरा एडवर्ब हो सकता है, उसको मॉडिफाई करता है। कंजंक्शन क्या है, जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन क्या है, रिलेशन बताता है दो चीज़ों में, उसकी पोजीशन को देखते हैं, जैसे इन, ऑन, अपॉन, विद, बाय। इंटरजेक्शन क्या है, सडन फीलिंग, हुर्रा, वी वॉन द मैच, इस तरीके की चीज़ें। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे जब धीरे धीरे चैप्टर्स आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक आउटलाइन दी है कि हम पढ़ेंगे क्या इस पूरी बुक में,
जैसे आगे जो चैप्टर्स आएंगे तो आपको इसी में से मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स एक शब्द है, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, जैसे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, जैसे कि ए, एन, दो, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, ये सब डिटर्मिनर्स हैं। कैसे? विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग, किसी चीज का लिमिट कर देंगे वो, मतलब उसको स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ दिस बॉय, दैट बुक, एन एप्पल। तो इसमें समझो विच डिटरमाइंस और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, नाउन का। मतलब ये सब के सब जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए, जैसे कि अब नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब इन सब का यूज़ हम करेंगे, जैसे ए का यूज़ करेंगे, एन का, द का, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हम नाउन के लिए करते हैं। अब आप कहोगे सर नाउन के लिए तो हम एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इनको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें तीन, अगर तीन को छोड़ दें, जैसे ध्यान से समझो, ए, एन और दी, इनको अगर निकाल दें तो ये तो होते हैं हमारे आर्टिकल्स। इनको दूसरी भाषा में आर्टिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका दूसरा नाम डिटर्मिनर्स भी होगा, क्योंकि ये नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और जितने भी ये सब बचे, ये सब क्या है हमारे, ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए, एन और दी आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स, तो उनको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव का अलग रोल है, लेकिन उससे बचने के लिए हम इसको डिटर्मिनर्स में डाल देते हैं, ठीक है। बात समझो? बिल्कुल, आप इसमें ये चीज़ नोट कर लो कि जैसे दिस लिखा है तो दिस के बाद आपको नाउन लिखना ज़रूरी है। दिस वॉट, दिस बुक, दिस कार, दिस लैपटॉप, तो दिस के बाद कुछ ना कुछ आएगा, तो ध्यान रखना, इसको हम डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया है, वरना ये होगा हमारा एडजेक्टिव। अब ध्यान से समझो, ये सबसे ज़रूरी बात है इसमें जो बताने जा रहा हूँ। देखो, अब एक जो शब्द है, मैंने क्या कहा, हम यहाँ शब्दों को समझ रहे हैं, वर्ड्स को समझ रहे हैं। एक सेंटेंस है, उसको शब्दों से मिलकर बना है, हर शब्द का अलग नाम है, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो, अगर मैंने आपसे कहा कि आफ्टर है, आफ्टर तो एडवर्ब होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको तब तक चीज़ पता नहीं चलेगी जब तक वो सेंटेंस में उसको नहीं पढ़ोगे। अगर आपसे कहे कि बताओ आफ्टर क्या होता है, आफ्टर, तो आपको एडवर्ब नहीं, आप पहले सेंटेंस में देखोगे। अब यहाँ देखो, आफ्टर को जो है ना तीन तरह से लिख दिया, तो एज वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू द वर्क, वर्ड्स जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको कई तरह में बांट दिया, लेकिन इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते किसी वर्ड को कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अनलेस, जब तक, वी सी इट, जब तक उसको हम देखते नहीं है, यूज इन अ सेंटेंस, की सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे हुआ है। जैसे लिखा है दे अराइव्ड सून, वो जल्दी, दे अराइव्ड वो आ गया, जल्दी आ गया, दे अराइव्ड सून, तो ये जो आफ्टर है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, तो ये एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, प्रपोजिशन है यहाँ पर, आफ्टर यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, दे अराइव्ड वी हैड लेफ्ट, देखो ये सब्जेक्ट वर्ब क्लोज दिया है, ये सब्जेक्ट वर्ब क्लोज दिया, दो क्लोज को जोड़ किसने दिया, आफ्टर ने जोड़ दिया, या कंजंक्शन है यहाँ पर। तो आपने यहाँ क्या समझा कि कुछ ऐसे हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन को तो आप इजीली पहचान जाते हो, लेकिन कुछ टर्म जैसे मैंने क्या कहा था, कुछ थोड़े ट्रिकी हैं, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, उसको आप जब तक आएगा नहीं ना, मतलब किसी सेंटेंस में, आप तो उसको तभी समझोगे, ठीक है। तो जब ये चैप्टर आएगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इनकी पहचान है क्या। तो अभी आप केवल एक आउटलाइन समझो कि भाई ये है क्या, तो देखो धीरे धीरे करके आपका काम बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे बेटर ये है कि आप जब, आपके पास ये किताब है तो आप किताब से पढ़ लो, नहीं तो मैं आपकी पीडीएफ आपको दे ही रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे गूगल ड्राइव आपको मिलेगी, या फिर एक टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें हमें पहले से ही आती हैं, सर ने इसमें क्या नया बताया हमें, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस करो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको करना, ध्यान से समझो। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, तो आपको अगर लगता है कि हाँ आपने पूरा सीख लिया है, तो अभी तो मैंने आपको केवल थोड़ा थोड़ा बताया सबके बारे में, तो आप इसमें करके देखो कि क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो स्टार्ट, इसमें देखो 16 क्वेश्चंस है, तो मैं आपको ज़्यादा आपको करने के लिए दूंगा, तो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, इनके आंसर बता देता हूँ। आप 6 से लेके और 16 तक के क्वेश्चन को करोगे, 6 to 16 क्वेश्चन आप करना,
ये जो 10 क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन आप करना, और इसके जो आंसर्स है आपको वो टेलीग्राम में मिलेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी जो PDF है वो आपको एक गूगल ड्राइव में एक लिंक आपको मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना और आप उसमें चेक कर लेना कि आपके कितने सही आए हैं। और आप कमेंट सेक्शन में भी बताना कि जो ये वाले जो जितने भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखूँगा जो आपको दूंगा होमवर्क के लिए, तो आप बताना आपके कितने सही हैं। अब 6 से लेके 16 तक के क्वेश्चन आपके कितने सही हैं। ओके, देखो करते हैं इसको थोड़ा सा। देखो इसमें स्टिल ये एक शब्द लिखा है, ये भी स्टिल लिखा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इन दोनों का एक ही आंसर होगा। जैसे इसमें लिखा है स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी वर्ड का अलग फंक्शन है, वो उसका अलग काम है। जैसे यहाँ पे समझो स्टिल वाटर्स, तो वाटर तो देखो इसमें नाउन है, वाटर होता है नाउन, लेकिन ये नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है स्टिल वाटर, तो इसमें स्टिल क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें लिखा ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ही स्टिल लिव्स, तो ये वर्ब के लिए है, तो ये हो गया इसमें एडवर्ब। तो आपने इसमें क्या समझा कि एक जैसे जो दिखने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा उनका आंसर सेम नहीं होता, हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस में वो कैसे आए हैं। पहले सेंटेंस में वो वाटर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। सेकंड में लिखा ही स्टिल लिव्स इन, तो ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब अगर मैं आपको इससे थोड़ा एडिशनल चीज़ें इसमें बताऊं, तो सेकंड वाले में देखो ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, तो मैं पूछूं आपसे, ये बताओ ही इसमें क्या है, आप कहोगे ही सर ने बताया था कि नाउन के लिए लिखा है, तो मतलब ये प्रोनाउन है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ दैट इसमें क्या है, दैट हाउस, तो हाउस तो इसमें है नाउन, तो दैट क्या होगा, या तो उसको क्या कहोगे, डिटर्मिनर का होगा, क्योंकि नाउन के लिए लिखा है। दैट, दिस, दैट, ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स होते हैं। लेकिन वो सब के सब अगर आर्टिकल को निकाल दें तो सब के सब है क्या, एडजेक्टिव है, तो दैट भी इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। थर्ड में दिया आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, तो इसमें देखो आफ्टर, यहाँ पर क्या है, आफ्टर इसमें प्रेपोजिशन है, आफ्टर इसमें प्रेपोजिशन है, वो कहीं ना कहीं पोजीशन को बता रही है, कहीं ना कहीं टाइम को बता रही है, तो इसमें आफ्टर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। फोर्थ दिया है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, तो इसमें आफ्टर इसमें एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के इफेक्ट्स इसमें नाउन है। ये जो हमेशा ध्यान रखना, जो आर्टिकल्स है वो नाउन के लिए आते हैं, तो ध्यान रखना ये इस तरह से होती है, जैसे आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है। आपको ये फॉर्मेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। अगर आपको आर्टिकल दे रखा है उसके बीच में नाउन से पहले कोई शब्द है, तो वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। इसमें दिया है द अप ट्रेन इज लेट, तो अप ट्रेन दिया है, मतलब ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। इसमें मुझे लगता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें वो चीज़ आपको कम समझ में आई है, वो जेन्युइन है चीज़, क्योंकि इसमें अभी हमने क्या है, एक आउटलाइन समझी है कि भाई ये सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या, तब धीरे धीरे सीख जाओगे। तो सिर्फ हमें करना ये होता है, प्रैक्टिस के तौर पर कोई सेंटेंस दिया है तो खुद से आप चीज़ें ना उसमें वर्ड को अपने आप ही करके देखो कि वो क्या हो सकता है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तो ये तो पहचानना आसान है। सिर्फ हमें काम किस पर करना है, प्रेपोजिशन को पहचानना, एडवर्ब को पहचानना। लेकिन कुछ प्रेपोजिशन तो पहचानना आसान है, लेकिन कुछ थोड़ी सी ट्रिकी होती है, जैसे आफ्टर हो गया, वो धीरे धीरे करके समझेंगे। आप क्या करो, 6 से लेके 16 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। करना क्या है, जो इटैलिक शब्द दिए हैं इसमें, यहाँ देखो ऑफ दिया है, अबाउट दिया है, अबाउट दिया है, इसमें इसमें ये वाला ऑफ दे रखा है, ठीक है। और जितने भी इटैलिक शब्द हैं वो आपको इसमें बताने की वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बात समझ में आ रही है। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन खोलना और आंसर बाद में चेक करना, एक साथ सब के सब कर लो। 6 से लेके 16 तक एक कॉपी लो, उस पर सबके आंसर से 6 का नंबर लिखो, 7, 8, 9, 6 के आगे उसका आंसर लिखो क्या हो सकता है। फिर PDF में खोलो, फिर देखो कितने सही हैं कितने गलत हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने आए हैं। देखो, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप ना किसी भी चीज़ को सीख रहे हो ना, उसको सॉलिड तरीके से एक ही बार सीखो। बार बार ये वीडियो देख ली ना उनकी, फिर किसी और वीडियो को देखोगे नहीं, एक बार अच्छा है कि अच्छे से समझ लो। और ये किताब सबसे बेस्ट किताब है। इस किताब को रेफरेंस मानते हुए पता नहीं कितनी किताबें लिख दी गई हैं, तो आप इस किताब को ही पूरा पढ़ लो, फाउंडेशन से बिल्कुल ज़ीरो से ही शुरुआत कर रहा हूँ। 4th चैप्टर है। अगर आपको लगता है कि आपने पहले क्लास यही देखी है, तो शुरुआत की आप जो 2-3 क्लास मैंने पढ़ाई हैं वो वाली देख लो, 15 से 20 मिनट की होंगी। धीरे धीरे करके चैप्टर्स का जो टाइमिंग है वो बढ़ेगा। बड़ा चैप्टर 1 घंटे का भी होगा,
1.5 घंटे का भी चैप्टर होगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा उसको पार्ट्स में कवर कर दूँ। तो हमने इसमें आज 4th चैप्टर कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ओके, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में फिर आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।